प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूं और हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम देख रहे हैं आदिकाल और आदिकाल में भी हम देख रहे हैं रासो साहित्य और रासो साहित्य में भी हमने पिछली क्लास में देखा था पृथ्वीराज रासो और आज हम देख रहे हैं परमाल रासो को और बाकी की जो भी रासो साहित्य की अन्य रचनाएं बची हुई हैं। तो आज हम रासो साहित्य को समाप्त कर देंगे। तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो रचना है हमारी परमाल रासो, रचनाकार है इसके जगनीक कवि, रचना काल है इसका विक्रमी संवत 1230 और कथानक इसका हम देखते हैं। तो इसका कथानक है, इसमें परमर्दी देव यानी परमाल की सेना में शामिल महोबा के दो वीर सरदारों आला एवं उदल की वीरता का चित्रण है। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेकर अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की। परमर्दी देव कालिंजर के शासक थे। तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए, परमाल रासो का दूसरा नाम उला एवं उदल रासो कहें या आला एवं उदल की वीरता का वर्णन या आला एवं उदल के गीत के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका अन्य नाम है क्योंकि इसमें आला एवं उदल की वीरता का इतना ज़्यादा वर्णन किया गया है कि इसे खाली परमाल रासो ना जानकर आला एवं उदल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, जो परमर्दी देव थे वो परमाल की सेना में शामिल हो गए और महोबा के उसमें जो दो वीर सरदार आला और उदल, उनकी मतलब वो इतने वीर थे कि उनकी वीरता का पूरा चित्रण किया गया और उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, उनके साथ नहीं, उनके अपोजिट साइड युद्ध में थे और अद्भुत वीरता का उन्होंने प्रदर्शन दिया और इसी के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हो गए। आगे देखते हैं विशेष तथ्य में। इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड के नाम से करवाया। फिर है श्याम सुंदर दास ने 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से करवाया। देख रहे हैं आप, इसका सबसे पहला प्रकाशन हुआ भी इसे था आलाखंड के नाम से। फिर इसका जब बाद में प्रकाशन हुआ 1920 ईस्वी में, तो फिर इसका परमाल रासो नाम से प्रकाशन करवाया गया। प्रकाशन कहाँ से करवाया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी से करवाया था। फिर हम देखते हैं वाटरफील्ड ने इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये इसे पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग मानते हैं। कौन? वाटरफील्ड। इसमें ये अंग्रेजी विद्वान थे। इसमें वीर बनाफरों के द्वारा किए गए 52 युद्धों का उल्लेख है। बनाफर क्या होते हैं? बनाफर एक जाति भी थी और बनाफर एक वहाँ बोली भी थी, छत्तीसगढ़ी की उपबोली। तो यह एक मुक्तक और गेय रचना है। मुक्तक और गेय रचना है तभी तो आला और उदल के गीत जो है गाए जाते हैं। इसके पद वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड, महोबा या बैसवाड़ा के आसपास गाए जाते हैं। ये जगह है। यह वीर रस प्रधान रचना है। फिर हम देखते हैं यह बनाफरी बोली में रचित है। बनाफरी बोली कौन सी है? बुंदेली की उपबोली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पृथ्वीराज रासो की ही तरह अर्ध प्रमाणिक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे प्रमाणिक नहीं मानते पूरी तरह से। फिर इसकी चर्चित पंक्तियां हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती हैं। 12 बरिस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो इसका हम अर्थ पहले समझेंगे। इसका मतलब है कि 12 साल तक कुत्ता जीता है और 13 साल तक देसी भाषा में मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ, और 13 साल तक जीता है सियार। तो 18 बरस तक जो जीता है और वो अगर जीवित रहे और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण निछावर नहीं करता तो उसके जीवन पर धिक्कार है। तो ये इस पंक्तियों का अर्थ है और ये पंक्तियां कहाँ मिलती हैं? इसी रचना परमाल रासो में। फिर हम दूसरी देखते हैं।
सदा तरैया ना बन फूले, सदा ना बसंत होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, सदा ना जीवन होए। तो इसका हम मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि हमेशा तालाब में जल नहीं रहता है, सदा तरैया ना बन फूले, और हमेशा वन में फूल खिले नहीं रहते हैं, और हमेशा जवानी नहीं रहती है। या मतलब जो ये सावन बसंत दिया है, इसको यहाँ हम सावन से भी समझ सकते हैं। इसका मतलब है बसंत, सावन या फिर जवानी से लिया गया है। मतलब एक ऐसा समय जिसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। फिर कह रहे हैं स्वर्ग मड़ैया सब कायों को, सदा न जीवन होए। स्वर्ग की रचना जो है ईश्वर ने सबके लिए की हुई है, लेकिन जीवन हमेशा नहीं रहता, और जब मरना ही है तो मातृभूमि की रक्षा के लिए मरो। ये इसका अर्थ है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके गीतों का प्रसार पूरे उत्तरी भारत में ही हो गया। इंपॉर्टेंट लाइन है। कथन और भी थे अलग अलग विद्वानों के, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल यहीं तक रहता है, ज़्यादा डीप नहीं जाता। तो इसलिए मैं सभी विद्वानों के कथन नहीं लाई। मोस्ट मतलब जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मेन रहता है तो उन्हीं का मैंने लिख लिया। फिर अगली रचना हम देखते हैं हम्मीर रासो। हम्मीर रासो के बारे में ये रचना है, ये रिलेट करती है प्राकृत पेंगलम से, और जो कि हमने पहले पढ़ा था अपभ्रंश में प्राकृत पेंगलम रचना। तो इसके रचनाकार हैं शारंगधर। इसका रचना काल है 1357 ईस्वी। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में मिले 8 कुंडलिनी छंदों के आधार पर इसके अस्तित्व की कल्पना की गई थी। ये मैंने आपको तब भी समझाया था जब अपभ्रंश वाली क्लास हुई थी। प्राकृत पेंगलम में मैंने पूरा डिटेल में ये समझाया था। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कुंडलिनी छंद को यहाँ पर गाथा छंद या कुंडलिया छंद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि किस छंद को गाथा छंद के नाम से जाना जाता है, या फिर गाथा छंद को किस छंद के नाम से अन्य, किस छंद का अन्य नाम है। तो ये आपको याद रखना है। राहुल सांकृत्यायन इन पदों को जज्जल के पद मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन जो है वो शारंगधर के पद नहीं मानते, वो इन पदों को जज्जल के पद मानते हैं। कथानक इसका है कि हम्मीर देव चौहान द्वारा, मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, हम्मीर देव चौहान द्वारा मोहम्मद शाह कहबरू को शरण देना और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करना हम्मीर देव चौहान का वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होना। आचार्य शुक्ल ने इस रचना से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति यानी कि कहें अंतिम रचना मानी है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि अपभ्रंश काव्य परंपरा जो है उसकी ये अंतिम रचना है। आगे हम देखते हैं विजयपाल रासो को। इसके रचनाकार हैं नल सिंह भाट। रचना काल है इसका डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 16वीं शताब्दी, जो कि सर्वमान्य है। फिर है मिस्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी। कथानक इसका है विजयगढ़ के शासक हैं विजयपाल और पंग देश के राजा हैं। उन दोनों के मध्य युद्ध होता है, उसका चित्रण इसमें दिखाया गया है। विजयपाल युद्ध में विजयी हुए, तभी ये उनके नाम पर विजयपाल रासो है। छंद इसमें है 42। आगे देखते हैं भाषा है इसकी अपभ्रंश। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अपभ्रंश की रचना मानकर रासो साहित्य में इसे स्थान नहीं दिया। हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि ये कोई रासो साहित्य नहीं है, ये अपभ्रंश की एक रचना है और इसलिए इसे रासो साहित्य में हम स्थान नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर हम देखते हैं रचना है जयचंद्र प्रकाश। रचनाकार है इनके भट्ट केदार और रचना काल है इसका अज्ञात, यानी कि पता नहीं है इस रचना का समय। भट्ट केदार का समय, रचना का समय तो नहीं पता है, लेकिन जो रचनाकार है भट्ट केदार का समय, उसका समय फिर पता लगाया जाता है। उनका समय होता है विक्रमी संवत
25 के आसपास का माना गया है। तो मान सकते हैं कि जब भट्ट केदार होंगे, जब उन्होंने रचना की है, तो उनका समय भी इसके आसपास ही होगा। कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का इसमें वर्णन है। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। दयाल दास सिंधायच द्वारा रचित ये राठौड़ी, ये गलत हो गई है, राठौड़ी री ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। ये रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं अगली रचना, इससे मिलती जुलती ही वो रचना है। फिर रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। तो इसके रचनाकार हैं मधुकर भट्ट। रचना काल है इसका 1186 ईस्वी। जयचंद की वीरता का इसमें वर्णन है। पिछले ग्रंथ में भी जयचंद की वीरता का वर्णन था। ये रचना उपलब्ध नहीं है। पिछली रचना भी उपलब्ध नहीं है, ये रचना भी उपलब्ध नहीं है। राठौड़ी री ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। राठौड़ी री ख्यात का मतलब है कि राजपूतों की प्रशंसा का उल्लेख। फिर आगे हम देखते हैं रणमल्ल छंद एक रचना है। इसके रचनाकार हैं श्रीधर व्यास। इसका रचनाकाल है 1454 ईस्वी। कथानक है इसका ईडर के शासक रणमल, ईडर एक जगह है, उसके शासक है रणमल, तथा पाटन के सूबेदार हैं जफर खां। उन दोनों के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध का चित्रण इस रचना में किया गया है। कुल छंद इसमें 70 हैं। तो इसी के साथ हमारा रासो साहित्य आज समाप्त हो जाता है। आने वाली कक्षाओं में हम देखेंगे लौकिक साहित्य को, जिसमें कि हम पढ़ेंगे विद्यापति को, अमीर खुसरो को। तो आज की क्लास यहीं तक। जल्दी मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।